तो रेडिएशन हजार्ड, रेडिएशन हजार्ड चैप्टर नंबर 10 जो है उसमें लिखा है कि रेडिएशन कैन बी हजार्ड द ह्यूमन बॉडी को सबसे ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है। और रेडिएशन है वो हमारा सबसे पहले नीचे जो मैंने बताया कि पेनिस जो है उसके ऊपर ज्यादातर इफेक्ट करेगा, उसके नीचे जो थैला लटक रहा है उसके ऊपर भी इफेक्ट करेगा, उसके बाद आंखों में इफेक्ट करेगा, इसके बाद हमारा जठराग्नि है वो सब चीज को इफेक्ट करेगा, फिर हमारे सेल जो ह्यूमन टिश्यू सेल है उसको भी मार देगा। क्यों मारेगा? क्योंकि आयोनाइजेशन, रेडिएशन आयोनाइजिंग होता है, रेडिएशन आयोनाइजिंग होता है। तो कि हमने कल देखा, परसों देखा कि एजीबीआर का हमारा फिल्म है, एजीबीआर में जनरली होता क्या है, फिल्म एजीबीआर का है, कलर उसका अलग है, लेकिन जब रेडिएशन बढ़ता है तो ये आयोनाइजेशन होता है फिल्म के अंदर। ये एजीबीआर को तोड़ देगा, और एजीबीआर को तोड़ेगा मतलब एजी अलग हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, ब्रोमीन अलग हो जाएगा। जैसे ही रेडिएशन सिल्वर अलग होगा तो मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर फिल्म के ऊपर वो खाली चिपका ही रहेगा। जैसे ही डेवलपर में धोएंगे तो एजी है वो नीचे नीचे गिर जाएगा, डेवलपर के अंदर नीचे गिर जाएगा, और फिल्म जो है वो ब्लैक बनना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसा ही हमारे बॉडी में होता है मेरे भाई, आयोनाइजेशन होता है। आयोनाइजेशन मतलब कोई भी हमारे पार्ट्स है उसको आयोनाइजेशन करता है। वो जो रेडिएशन आएगा बॉडी के अंदर तो सीधा उसका सेल जो है, उसका टिश्यू है, ह्यूमन टिश्यू है, उसको मार देगा। क्यों मार देगा? क्योंकि उसका आयोनाइजेशन होता है। आयोनाइजेशन होता है तो वो डैमेज होता है, डैमेज होता है तो हमको कैंसर होने का चांसेस है। तो मैं आज समझाएगा कि कितना चीज खाएंगे, कितना रेडिएशन हम खाएंगे तो हमको कैंसर होगा, कहां तक हमको उल्टी महसूस होगा, कहां तक रेडिएशन खाएंगे तो हमको भूख लगना बंद हो जाएगा। ये सब चीज आज के चैप्टर में आने वाला है। तो मेरे दोस्तों आज थोड़ा शांति से आप समझ लीजिए। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग टिश्यू और सेल। देखो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, अभी मुझे ये बोलो हमारा घर का बिल्डिंग हम बनाते हैं तो किसके ऊपर खड़ा रहता है? एक बेस के ऊपर खड़ा रहता है, कॉलम के ऊपर खड़ा रहता है। ऐसे भी हमारा जो बॉडी है हम किसके ऊपर खड़े हैं? तो हमारा जो बॉडी है वो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो सेल है। हमारे एक छोटे छोटे बॉडी के अंदर सेल है, वो सेल को ही वो मार देगा। अगर आपकी बिल्डिंग जो है, आपका घर का बिल्डिंग है, उसके का नीचे का जो कॉलम है उसी को गिरा दिया जाए तो क्या कांड हो जाएगा? अरे पूरा घर गिर जाएगा। अगर हमारे सेल को बॉडी की ऐसा ही सेम है, अगर सेल को ही मार दिया जाएगा तो हमारा बॉडी गिर जाएगा, हमारा बॉडी टूट जाएगा, हमको कैंसर हो जाएगा, हम लोग डाई हो जाएंगे। ये सब चीज का फंडा यहां पे कंपेयर करो तो आपको समझ में आ जाएगा। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग टिश्यू इन द सेल, मतलब हमारा जो बॉडी है उसका बेसिक, हमारा बॉडी का जो कॉलम है वो है हमारा सेल। ठीक है। द मेन प्रोसेस बाय विच डैमेज टू टिश्यू occur is non-ionization of the cell content। देखो यहां पे अभी मैं समझाया ना, ऊपर की लाइन में यही है। तो मेन प्रोसेस क्या होगा? ये सेल के अंदर ऐसा तो क्या होगा, रेडिएशन ऐसा तो क्या करेगा कि वो प्रॉब्लम करेगा। तो यहां पे लिखा द मेन प्रोसेस बाय विच डैमेज द टिश्यू occur इज, मतलब ये डैमेज करेगा टिश्यू को, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन की वजह से ऑफ द सेल कंटेंट, मतलब सेल का आयोनाइजेशन हो जाएगा और उसी की वजह से एक क्लियर आपको लग जाएगा। ओके, रेडिएशन लगने का दो टाइप है मेरे भाई, याद रखो, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। अभी मैं सिंपल आपको बोलूं कि यहां पे मैं हाईलाइट करना थोड़ा भूल गया, लेकिन एक्सटर्नल का मतलब यह है कि मेरे भाई बाहर से रेडिएशन हमको बॉडी में लगता है, उसको एक्सटर्नल है। जैसे कि कोई समझो कुछ चीज, परमाणु बम फूटा तो वहां से रेडिएशन निकलेगा, हमारे बॉडी को लगेगा, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेडिएशन लगना। अभी दूसरी बात, समझो हमको कैंसर हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे युवराज सिंह जैसा है क्रिकेटर, उसको भी कैंसर हुआ था, इमरान खान को भी कैंसर हुआ था, लेकिन हुआ क्या? इमरान खान वो सहज नहीं कर पाएगा। क्या सहज नहीं कर पाया? कीमियोथेरापी। कीमियोथेरापी में क्या होता है? तो बाहर से रेडिएशन डाला जाता है बॉडी के अंदर। अभी क्या होगा, समझो मुझे कोई एक जगह पे कैंसर हुआ है तो वहां पे कीमियोथेरापी में भी बहुत सारे टाइप्स है, उसमें रेडिएशन सोर्स है, वो जहां पे हमको कैंसर हुआ है वहां पे टच करवाया जाएगा, तो उसको बोलते हैं इंटरनल रेडिएशन लगाना। अदरवाइज ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई वो जो रेडिएशन है वो इंजेक्ट किया जाएगा हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, सेल के अंदर, वो इंजेक्ट किया जाएगा, तो उसको बोलते हैं इंटरनल रेडिएशन। मतलब हम लोग खा लेते हैं, समझो कुछ हम लोग खा लिया, हमको पता नहीं है कि साला ये क्या है, खाने में वो आ गया और वो रेडिएशन सोर्स था,
तो मतलब देखो ऐसा होता नहीं है, और होता भी है तो बहुत लो मात्रा में होता है। ऐसा मत समझने का रेडिएशन तो कभी खाया जाता है, यस उसका सोर्स को तो खाया जाता है ना। जमीन, ये सब चीज कहां से निकलता है? जमीन से निकलता है। यूरेनियम कहां से निकलता है? जमीन से निकलता है। कोबाल्ट 60 कहां से निकलता है? जमीन से। उसको आइसोटोप बनाया जाता है, उसके हिसाब से उसको आर्टिफिशियल आइसोटोप न्यूट्रॉन मारा जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इरिडियम 190, सॉरी ये यूरेनियम है, वो समझो खाने में अनाज जो था हमारा, जो खाने का जो था उसके अंदर आ गया, या पानी के अंदर मिला हुआ था। देखो मैं सिंपल बात बताऊं कैसे होता है। दूसरा एग्जांपल समझो, रेडियो एक्टिव जो होता है, रेडिएशन होता है, वो पानी है, पानी वो वेस्टेज पानी है, उसको रेडिएशन ज्यादा लगा हुआ है, पता है ना। लोगों को आइडिया है कि जो रेडिएशन लग जाता है वैसे पानी को कुछ अलग ही जगह पे स्टोर किया जाता है, या उसका रिफाइन वगैरह सब किया जाता है, बाद में जमीन के कुछ सतह पे अंदर डाला जाता है, ऐसा होता है। जो लोग एटॉमिक रिसर्च ये सब चीज किया है उसको आइडिया है। तो वैसा पानी जहां पे रेडिएशन लग गया है, वैसा पानी हम ड्रिंक कर लेंगे तो वो हो गया इंटरनल रेडिएशन। कहने का मेरा मतलब ये है, एक्सटर्नल रेडिएशन समझो, इंटरनल रेडिएशन समझो, कि एक चीज ऐसा है कि बाहर से हमको लग गया, एक चीज ऐसा है कि हमने कुछ खा लिया या ड्रिंक कर लिया, वही ड्रिंक मतलब उसमें रेडिएशन था वैसा। अगर हम लोगों को कुछ हो गया है तो बाहर से डॉक्टर है वो हमारा इंजेक्शन के वाटे या जो भी है व्हाटएवर, तो आप जो भी समझो उसके हिसाब से आपके बॉडी के अंदर डाला जाता है। तो कीमियोथेरेपी में यही होता है। तो ऐसा रेडिएशन हमको लग जाना तो उसको बोलते हैं इंटरनल रेडिएशन। अभी एक्सटर्नल रेडिएशन का पहले डिस्कस करते हैं। एक्सटर्नल रेडिएशन एक्सपोजर कम्स फ्रॉम द रेडिएशन सोर्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी सच एज एक्सरे मशीन एंड गामा रेज सोर्स कैमरा। अभी देखो आपको गामा रेज, एक्सरे, वो सब चीज कैमरा है, वहां से आपको रेडिएशन लग गया, चलो ऐसा समझो, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेडिएशन। वो आपके बॉडी के ऊपर लगा लेकिन बाहर से लगा, आपने जानबूझ के नहीं लगाया। मतलब एक्सरे एंड गामा रे मशीन जो था वो हैंडल करने के टाइम पे जो टेक्नीशियन है उसको लग गया। तो द ऑलमोस्ट पेनेट्रेटिंग टाइप ऑफ रेडिएशन ऑफ आइसोटोप्स इज गामा रेडिएशन। सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक जो है, ज्यादा पेनेट्रेंट पावर जिसका है वो गामा रेडिएशन है। उसी में ज्यादातर हम लोगों को प्रॉब्लम होता है, जो लोग टेक्नीशियन है, जो लोग आरटी करते हैं उसको। इंटरनल रेडिएशन क्या है? एक्सपोजर रिजल्ट्स व्हेन द रेडियो एक्टिव मटेरियल गेट्स इनसाइड द बॉडी। मतलब रेडियो एक्टिव क्या लिखा है? व्हेन रेडियो एक्टिव मटेरियल गेट्स इनसाइड द बॉडी, वो इनसाइड बॉडी के अंदर चला जाता है या डाला जाता है, जो भी समझो। कैसे? ब्रीथिंग, श्वास में जाएगा। मतलब ये जो हम श्वास लेते हैं ना, ऐसा मतलब मॉर्निंग में जो करते हैं ना वो व्यायाम योगा, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। जब हम लोग श्वास लेते हैं उसी वाटे पे रेडिएशन, कुछ रेडिएशन जाएगा, एयर के अंदर मिला हुआ रेडिएशन जाएगा, या तो स्वेलिंग मतलब खाने में जाना या ड्रिंक में जाना, मतलब मुंह से हमने खा लिया है वैसा, और थ्रू द ब्रेक्स द स्क्रीन। अदरवाइज आप स्किन को आप तोड़ दिया, मतलब बाहर से आप इंजेक्ट किया, स्किन को तोड़ दिया, मतलब इंजेक्शन से आपने डॉक्टर लाइन का फैसिलिटी में समझा रहा हूं ना, वही उससे अंदर गया, तो उसको बोलते हैं इंटरनल रेडिएशन। अ मेजर फैक्टर इन अमाउंट ऑफ डैमेज दिस रेडियो एक्टिव मटेरियल विल डू इनसाइड द बॉडी इज डिटरमाइंड बाय द हाफ लाइफ ऑफ द आइसोटोप। तो हम लोग ये समझ क्यों रहे हैं मेरे भाई? हम लोग इसके लिए समझ रहे हैं, हम लोग इसके लिए यहां पे काम कर रहे हैं, क्योंकि एक्सटर्नल रेडिएशन कितना लगा, इंटरनल रेडिएशन कितना लगा, उसका हम लोग हाफ लाइफ चेक कर लेंगे, और हमारे बॉडी में कितना इफेक्ट होता है ये हम कैलकुलेशन के ऊपर जाने वाले हैं। इसके लिए ये दोनों टर्म समझना बहुत जरूरी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बॉडी डिटरमाइन द हाफ लाइफ ऑफ द आइसोटोप। अभी बॉडी के अंदर एक्सटर्नल रेडिएशन जितना लगा उसके हाफ लाइफ के हिसाब से, और उसके बाद इंटरनल रेडिएशन लगा उसका भी एक हाफ लाइफ होगा, उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ। रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ हमने ऑलरेडी चैप्टर में, आई थिंक कौन से चैप्टर में किया था रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ, ये शायद ये चैप्टर में हमने समझाया था, राइट, चैप्टर नंबर 4। जिसने नहीं देखा है वो यूट्यूब जाके देख सकता है। आइसोटॉप्स का हाफ लाइफ, तो सबका अपना अपना अलग अलग हाफ लाइफ है। कोबाल्ट 60 का अलग हाफ लाइफ है, और इरिडियम 192 का 75 डेज का हाफ लाइफ है। 5.3 ईयर का किसी का है, किसी का 130 डेज का है, किसी का 30 ईयर का है। ऐसा अलग अलग सभी आइसोटॉप्स के अपने अपने रिक्वायरमेंट जो है
वो हमको यूज करना है। और हाफ लाइफ जो है वो उसी के हिसाब से कि रेडिएशन समझो 100 क्यूरी आज मेरे पास है, 100 क्यूरी इरिडियम 192, इरिडियम 192 मेरे पास आज 100 क्यूरी है, तो उसके एग्जैक्टली 75 डेज के बाद वो मेरे पास 50 क्यूरी रहेगा। आप यूज करो या ना करो, ठीक है, आपको जो भी करना है करो, लेकिन वो ऑटोमेटिकली ही आधा हो जाएगा, याद रखो, ठीक है। ये मैं समझा रहा हूं आपको कि हाफ लाइफ मतलब ऐसा लाइफ कि ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएगा, और कम होते होते वो आधा हो जाएगा। वो डेज जो है उसको हाफ लाइफ बोलते हैं। इरिडियम 192 का, ठीक है, इरिडियम आर किसी ने देखो चैट बॉक्स में भी डाला है, कोबाल्ट का 5 ईयर है, इरिडियम 192 का 75। यस, ये हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया, तो उसमें मुझे ज्यादा जाना नहीं है। लेकिन हाफ लाइफ क्या होता है इतना मैं समझा देता हूं। कुछ दिनों के बाद, कुछ ईयर के बाद उसका फिक्स हाफ लाइफ ऑलरेडी होता ही है, तो कुछ दिनों या कुछ ईयर के बाद वो जितना था उसका वो आधा हो जाएगा, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। तो ये हाफ लाइफ जो है उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो उसका जो रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ, इसको बोलते हैं द टाइम टेक्स 1/2 ऑफ द एटम ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स डिसइंटीग्रेट मतलब उत्सर्जित होना। वो ऐसा जादू जैसा ही है, आपके साथ समझो, आपके पास एक जादू का रेडियो एक्टिव कोई भी पदार्थ है, या कोई आपके पास ऐसा चीज है, रेडियो एक्टिविटी वो उत्सर्जित करता रहता है, डीके होता रहता है, डिसइंटीग्रेट होता रहता है। तो आप भले ही उसको कितना भी बॉक्स में डालो, कितना भी आईने में उसको लगाओ, या कहां पे भी आप उसको छुपाओ, लेकिन फिर भी वो कुछ टाइम के बाद वो आधा हो ही जाएगा, ऑटोमेटिकली आधा हो जाएगा। उसमें आप ना तो यूज करेंगे ना लेंगे तो भी वो आधा हो जाएगा, एक जादू जैसा समझो आप, ठीक है। उसको बोलते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। बायोलॉजिकल हाफ लाइफ मतलब द टाइम इज टेक 1/2 ऑफ द रेडियोएक्टिव मटेरियल बी पास्ड फ्रॉम द बॉडी एज अ वेस्ट। समझो आपने कुछ चीज में खाना से खा लिया, या ब्रीथिंग से लिया, या तो कुछ ड्रिंकिंग करके लिया, मतलब रेडिएशन आपके बॉडी पे अंदर चला गया। लेकिन हमारा बॉडी क्या करता है, उसको पहले तो बाहर निकालता है। एक बॉडी का फंडा है ना, कुछ भी चीज होता है तो वो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो हमारा बॉडी पहले तो प्रोटेक्ट करेगा, फिर धीरे धीरे आपको तो वॉमिटिंग करवाएगा, या तो हमारा वॉमिटिंग नहीं हुआ तो पीछू के वाटे या आगे के वाटे वो सब निकल जाएगा, या तो फिर कुछ अलग तरीके से आप समझो तो उसको बॉडी से वो निकल जाना, पसीने से भी कुछ निकल जाएगा, ऐसा समझो एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो समझो आप वॉमिटिंग किया, उसमें रेडिएशन निकल गया, या तो आपने टट्टी किया मतलब टॉयलेट हुआ, उसमें निकल गया, फिर आपने छोटा टॉयलेट किया, उसमें भी निकल गया। तो उस टाइम पे उसका जो हाफ लाइफ मतलब बॉडी से आधा कब निकल जाएगा, समझो आपने 5 क्यूरी खाया, 5 क्यूरी रेडिएशन खाया, ठीक है, ड्रिंक के वाटे मतलब पानी पी लिया, और वही 5 क्यूरी में था और उसको पानी बना के पी लिया, समझो एग्जांपल के तौर पे ऐसा समझो। तो वो बॉडी हमारा ऑटोमेटिकली उसको निकालने लगेगा, और कुछ टाइम के बाद वो आधा हो जाएगा। तो वो जो टाइम है उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। बायोलॉजिकल हाफ लाइफ मतलब द टाइम इज टेकन 1/2 ऑफ द रेडियोएक्टिव मटेरियल टू बी पास्ड फ्रॉम द बॉडी एज अ वेस्ट के तरह से उसको निकाल देना है, और हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली निकाल देगा, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। इट्स हाफ लाइफ ड्यू टू रेडिएशन मूव कंटिन्यूअसली, यस डेफिनेटली। आगे बढ़ते हैं, इफेक्टिव हाफ लाइफ। तो इफेक्टिव हाफ लाइफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट हाफ लाइफ है, वो दोनों का कॉम्बो है, ठीक है। ये हमारा दोनों विलन ही है, ठीक है, दोनों विलन का कॉम्बो है, दोनों विलन का कॉम्बो है वो इफेक्टिव हाफ लाइफ। इफेक्टिव हाफ लाइफ इज इक्वल टू बायोलॉजिकल हाफ लाइफ प्लस रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ, ऐसा आप समझो। तो यहां पे लिखा द कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव टू, दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब आपको हाफ लाइफ, चलो हमको रेडिएशन लग गया तो वो भी आप हाफ कब हो जाएगा, वो उसके बाद हमने खाने में या ड्रिंक करने में वैसे बॉडी के अंदर चला गया, और वो भी कब हाफ हो जाएगा, वो दोनों का कॉम्बो है इफेक्टिव हाफ लाइफ।
It is the time need to close the one half of the radioactive thread by the combination of biological eliminate and radioactive decay. तो बॉडी के अंदर जब हम खा लेते हैं तो उसमें भी डीके होता रहता है और हमारा बॉडी भी उसको वेस्टेज की तरह बाहर निकालता रहता है। तो वो सब चीज हमको क्यों समझना है, ये सब चीज इसके लिए समझना है मेरे भाई, क्योंकि ये सब चीज समझेंगे तभी तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमने कितना खाया है, हमने रेडिएशन कितना लिया है, हमारा बॉडी कितना सस्टेन कर सकता है, और हमारा बॉडी तभी हम लोग मेजर कर सकते हैं कि हमारा ह्यूमन टिश्यू है वो कितना डैमेज हुआ है, वो डैमेज कितना हुआ है, उसके लिए उसके ऊपर कितना रेडिएशन लगा है, वो सब चीज कैलकुलेशन एक एक पॉइंट बाय पॉइंट में आज करवाएगा तो आपको समझ में आएगा। इसके लिए मेरे को ऐसा नहीं है भाई, शौक नहीं है कि भाई इंटरनल एक्सटर्नल रेडिएशन क्या है, इंटरनल रेडिएशन समझाने का, आयोनाइजेशन होता है तो रेडिएशन लगता है, हमारा सेल कैसे डैमेज होता है वो सब चीज समझाने का, रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ और बायोलॉजिकल हाफ लाइफ और इफेक्टिव हाफ लाइफ ये समझा, क्योंकि ये आगे चैप्टर में हमको कैलकुलेशन करना है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द यूनिट ऑफ रेडिएशन डोज मेजरमेंट। अभी पहले तो डोज मेजरमेंट कर लेते हैं, फिर डोज का कैलकुलेशन करते हैं कितना डोज खाया नहीं खाया। ठीक है, तो देखो पहले तो रेडियो एक्टिव कितना डोज का मेजरमेंट कैसे होता है, तो कि द बेसिक यूनिट यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्सपोजर टू गामा रेज या एक्सरेज इज रॉन्जन। रॉन्जन अंकल जो थे उसी के हिसाब से रॉन्जन में उसको मेजर किया जाता है। ये वेरी पुराना, बहुत पुराना ये टाइम के चला आ रहा है रॉन्जन भाई साहब, तो इसी की वजह से हम लोग रॉन्जन से हम यूज करेंगे। लेकिन नया जो यूनिट है वो भी मैं आज आपको समझाएगा। पहले तो ये बात समझ लो कि द बेसिक यूनिट यूज्ड एक्सप्रेस द एक्सपोजर। एक्सप्रेस एक्सपोजर मतलब एक्सपोजर को हमको गिनना है, तो वो जब एक्सरे हो या गामा रे दोनों में से गिनेंगे तो उसको हम किस में गिनेंगे, रॉन्जन में। एक्चुअली रेडिएशन इज नॉट बीइंग डायरेक्टली मेजर। हम लोग कभी भी रेडिएशन को डायरेक्टली मेजर घंटप्पा भी नहीं कर सकते। याद रखो, रेडिएशन इतना डेंजर चीज है, ना तो हम छू सकते हैं, ना तो उसको स्मेल कर सकते हैं, ना तो हम उसको देख सकते हैं, ना तो हम उसको खा सकते हैं, मतलब टेस्ट कर सकते हैं। पांचों हमारा सेंस काम नहीं आने वाला है रेडिएशन को चेक करने में। अदरवाइज ऐसा होता तो आजकल बहुत सारे लोग बच गए होते। हिरोशिमा नागासाकी में बहुत सारे लोग बच गए होते। हमारे यहाँ पे रशिया में जो कांड हो गया ना उसमें, तो ये सब चीज है, हम पांचों सेंस नहीं काम करता है। और इसका रीजन क्या है कि रेडिएशन इज नॉट बीइंग डायरेक्टली मेजर। हम लोग डायरेक्टली कभी मेजर नहीं कर सकते। बट the same process by which the radiation damage the tissue is put to the work in the measurement of radiation। तो हमारा बॉडी का टिश्यू कितना डैमेज हुआ है वो डैमेज तो हम पता कर सकते हैं कि हाँ भाई 80% आपका टिश्यू गया या 30% आपका इश्यू गया, आपका जो है पेनिस 50% गया या 80% गया, या तो आपका जो किडनी है वो 80% गया, तो डैमेज तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं ना। तो डैमेज के हिसाब से हम लोगों को रेडिएशन का मेजरमेंट कर सकते हैं। किससे, वो रेडिएशन से डैमेज होना चाहिए। ठीक है, फिर कोई अलग की कुछ चीज से डैमेज होगा तो उसके लिए नहीं, रेडिएशन से आपका ह्यूमन टिश्यू कितना डैमेज हुआ है वो डैमेज को कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसके हिसाब से हम लोग मेजर कर सकते हैं। बाकी हम डायरेक्टली कभी घंटप्पा भी मेजर नहीं कर सकते हैं। तो रॉन्जन इज ए यूनिट विच एक्सप्रेस द रेडिएशन एक्सपोजर एंड इज बेस्ड ऑन आयोनाइजिंग। किसके आधार से वो रॉन्जन मेजर कर सकता है, रॉन्जन भी कैसे हम लोग पता कर सकते हैं, आयोनाइजेशन के हिसाब से। ठीक है, एन इफेक्ट ऑन रेडिएशन। रेडिएशन जब होता है तब कितना आयोनाइजेशन होता है उसके हिसाब से हम रेडिएशन को मेजर कर सकते हैं। हम फिल्म के हैं, फिल्म हमारा आर्टी फिल्म है, उसमें हम रेडिएशन कैसे मेजर कर सकते हैं, हम लोग डेंसिटी जो है वो कैसे मेजर कर सकते हैं। तो मेरे भाई उसमें AgBr है, फिल्म जो है सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर हैलाइड का फिल्म है। अगर सिल्वर जो है और ब्रोमाइड है, दोनों सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो दोनों को आयोनाइजेशन कर देगा। इसका मतलब ये सिल्वर को तो ऑक्सीजन चाहिए या फिर ऑक्सीजन देगा, Br भी ऐसा ही है, उसको ऑक्सीजन चाहिए या ऑक्सीजन लेगा, ऐसा करेगा। दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्बो में मैरिज करेंगे, लेकिन वो मैरिज को आके कौन तोड़ेगा, रेडिएशन दोनों को तोड़ देगा। अभी भाई एक काम करो, आप दोनों अलग हो जाओ, मैं आपको जो चाहिए देता हूं, किसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मैं उसको देता हूं और आपको नहीं चाहिए तो मुझे दे दो, ऐसा करके दोनों को तोड़ देता है। उसी की वजह से वो उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन होना। क्या होना, आयोनाइजेशन। दोनों को तोड़ना मतलब आयोनाइजेशन हो गया। अभी हम लोगों को
जो रंजन यूनिट इज हैज एक्सप्रेस द रेडिएशन एक्सपोजर का वो यूनिट है, और इज बेस्ड ऑन आयोनाइजिंग होता है, उसके हिसाब से ही इफेक्ट उस रेडिएशन का में कितना है वो हम मेजर कर सकते हैं। तो रंजन इज नॉट डायरेक्टली मेजर बट सिंपली मेजर रेडिएशन प्रेजेंस इन एयर। रेडिएशन कितना प्रेजेंस एयर के अंदर है वो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास अवेलेबल रहता है, तो उसमें कितना आयोनाइजेशन होता है उसके हिसाब से हम लोग ये रंजन को मेजर मतलब रेडिएशन को मेजर कर सकते हैं। वो मेजर करेंगे, उसका यूनिट हम लोग रंजन दिया हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से। तो यहां पे क्लियर लिखा रंजन इज नॉट डायरेक्टली मेजर बट सिंपली मेजर रेडिएशन प्रेजेंस इन एयर। कितना प्रेजेंस एयर के अंदर है रेडिएशन का, उसके हिसाब से हम लोग मेजर करना है। बाकी डायरेक्टली हम लोग ऐसा बोलेंगे, मशीन के पास जाएंगे, बोल देंगे हाँ भाई देख के ही कि हाँ इसमें इतना है, तो घंटप्पा भी इसमें हम लोग नहीं चेक कर सकते, ठीक है। दिस रिलेट्स to the amount of exposure of the person would received at the same area। कुछ एरिया या कुछ जो पर्सन है उसका कोई बॉडी का पार्ट है, वो पार्ट कितना रेडिएशन खाया, मतलब कितना रेडिएशन उसके बॉडी के अंदर आयोनाइजेशन हुआ, उसके हिसाब से हम लोगों को आगे बढ़ना है, ठीक है। टेक्निकली हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, तो रंजन इज द quantity of ionization radiation that produce 2083 million ion pair, ठीक है। देखो सिंपल, टेक्निकली हम क्या बोल सकते हैं, टेक्निकली ऐसा हम बोल सकते हैं कि रंजन जो है वो क्वांटिटी है। क्वांटिटी मतलब कुछ चीज का मेजरमेंट है। क्वांटिटी एंड क्वालिटी दो पार्ट होते हैं। मैंने ऑलरेडी डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का एक यूट्यूब में सेशन किया था, चैप्टर नंबर 4 CSIP 3.1। उसमें दो टाइप का डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है, एक क्वांटिटेटिव, एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब ऐसा कि हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं, जैसे कि हार्डनेस को मेजर करना है, ठीक है, तो वो हो गया क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब बैंड टेस्ट, तो बैंड टेस्ट को हम मेजर नहीं कर सकते। बैंड टेस्ट को तो आंखों से देख के ही क्लियर करना है कि आप फेल है कि रिजेक्ट है, ठीक है। बैंड टेस्ट जो है वो क्वालिटेटिव हो गया, जो आंखों से विजन हम चेक करना है, क्वालिटी चेक करना है, इसके लिए उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव। और क्वांटिटेटिव मतलब उसको मेजर कर सकते हैं, तो यहां पे ऐसा ही है, रंजन इज द क्वांटिटेटिव मतलब उसको मेजर करना है ऑफ आयोनाइजिंग द रेडिएशन ऑफ द प्रोड्यूस। एक आयन कितना पेयर में कितना आयन जो है वो आयोनाइजेशन हुआ, कितना एजी आयोनाइजेशन हुआ, उसके हिसाब से हम लोग रंजन को मेजर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और ये लेटेस्ट यूनिट है, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज इज 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एयर। मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एयर लेना है और उसी के हिसाब से उसके क्यूबिक सेंटीमीटर है उसमें मेजर करना है। न्यू मेजरमेंट यूनिट आयोनाइजेशन रेडिएशन इज कूलम पर केजी, CKG कूलम पर केजी। तो कूलम पर केजी ये एक नया यूनिट है, और नया यूनिट आजकल भले ही ये नया है लेकिन कोई घंटप्पा भी इसको यूज नहीं करता है, लोग इसी को यूज करते हैं ज्यादातर, ठीक है। लेकिन हमको याद होना चाहिए कि आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें कूलम पर केजी में भी यूज होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, CKG इनवर्स मतलब कूलम पर केजी इज इक्वल टू 38.76 रंजन। ये आपको वैल्यू याद रखना है, ठीक है। और आपको अगर एग्जाम देने जाना है लेवल 2 या लेवल 3 का, तो ये वैल्यू आप जनरली रट्टा मार लीजिए, 38.76 1 कूलम पर केजी इज इक्वल टू 38.76 रंजन। इतना आपको याद करना है। ओके, 1 मिली रंजन इज 1/1000 ऑफ द रंजन। मतलब इसको इतना मिली रंजन मतलब कुछ नहीं है, एक्सा पैरा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिली माइक्रो में आता है ना, 10⁻³ 10⁻², ये ऐसा करके ये मिली है, तो मिली मतलब 3 -3 मतलब 1/1000 ऐसा करके, ठीक है। चलो अभी हम मुद्दे की बात करते हैं, RAD, RB एंड REM। अभी हम मुद्दे की बात करते हैं। ओके, दोज RAD, RBE एंड REM, तो उसका हम लोग मैंने यहां पे हाईलाइट भी किया है, देखो, तो उसका हम डिस्कस करते हैं। दोज आर ऑल यूनिट ऑफ द परमिट अस टू रिलेट द रेडिएशन टू बायोलॉजिकल इफेक्ट इट्स कैन ओक्यूर ऑन ह्यूमन टिश्यू। तो हमारे बॉडी के ऊपर कैसा कैसा इफेक्ट करेगा तो उसको हम लोग इसमें मेजर करेंगे। ये यूनिट है, दोज ऑल यूनिट्स
क्या लिखा है, ये तीनों यूनिट है, आरएडी, आरबीई और आरईएम। ठीक है, तो आरएडी क्या है, आरएडी स्टैंड टू रेडिएशन एब्जॉर्प्शन डोज, हमारे बॉडी ने कितना रेडिएशन खाया है वो, मतलब रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज स्टैंड टू रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज, आरएडी इज द मेजर एब्जॉर्प्शन एंड द रॉन्जन इज मेजर्ड ऑफ एक्सपोजर, रॉन्जन मेजर करना है, हम एक्सपोजर कितना हुआ है हमारे बॉडी के अंदर वो हमको, मतलब एक ऐसे एब्जॉर्प्शन के हिसाब से हमारी बॉडी कितना रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, मतलब कुछ एब्जॉर्ब एंड पेनेट्रेशन दोनों अलग है। पेनेट्रेशन तो सभी चीज होने देते हैं, याद रखो, पेनेट्रेशन सभी चीज होने देते हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन मतलब ऐसा चीज कि मैं ऊपर से 100 क्यूरी डालेगा तो 50 क्यूरी ही बाहर निकलेगा, तो 50 क्यूरी गया कहां, 50 क्यूरी बॉडी ने खा लिया, 5 क्यूरी में डाला, समझो बाहर से मैंने रेडिएशन 5 को फेंका, 5 क्यूरी फेंका, लेकिन बाहर जब मेरे पीछे मैं बीच में आ गया और मेरे पीछे से जस्ट हमने देखा तो 1 क्यूरी ही गया, तो इसका मतलब 1 क्यूरी बाहर निकला, इसका मतलब 4 क्यूरी हमने एब्जॉर्ब कर लिया, 4 क्यूरी हमने खाया। तो इसका मतलब ए मैं समझा रहा हूं कि आरएडी इज मेजर द एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन होता है वो, एब्जॉर्प्शन होता है उसके हिसाब से, एंड रॉन्जन इज मेजर्ड ऑफ एक्सपोजर, तो रॉन्जन जो है कितना एक्सपोजर हुआ है, क्योंकि देखो एब्जॉर्प्शन होगा तो उसके पीछे जितना निकलेगा बैलेंस निकलेगा, समझो 5 क्यूरी मैंने फेंका तो 4 क्यूरी मैंने खा लिया, 1 क्यूरी ही निकला बाहर, तो 1 क्यूरी जो है वो हो गया हमारा एक्सपोजर, एक्सपोजर 1 क्यूरी हो गया, तो रॉन्जन में उसको मेजर करना है। अदरवाइज आप लोगों को एब्जॉर्प्शन कितना हुआ, मतलब 4 क्यूरी का एब्जॉर्प्शन हुआ दोनों में, मतलब दोनों का सरवाला तो दोनों का सम तो एक ही होता है ना, 4 + 1 इज इक्वल, दोनों का सम तो 5 ही होता है ना, 5 फेंका, 4 हमने एब्जॉर्ब कर लिया, 1 हमने खाया, तो ये जो 1 है वो एक्सपोजर हुआ और 4 जो है वो एब्जॉर्प्शन हुआ। तो ये 4 + 1, या तो आप 4 के हिसाब से गिनती करो या 1 के हिसाब से गिनती करो, गिनती तो सेम ही होने वाला है कि 1 ही हमने खाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टर्म REB, अभी दूसरा वर्ड आया REB, पहले था रेड RAD। ठीक है, ये वर्ड हमने समझ लिया, रेडिएशन एब्जॉर्प्शन डोज। अभी दूसरा है RBE, द रेडिएशन बायोलॉजिकल इफेक्ट, ये जो है रेडिएशन बायोलॉजिकल, अभी हमारे बॉडी हमने 4 क्यूरी खाया, मैंने 5 फेंका था, 4 क्यूरी एब्जॉर्ब किया और 1 क्यूरी एक्सपोजर किया, तो एक्सपोजर के हिसाब से रॉन्जन में मेजर कर लिया, लेकिन हमने जो 4 क्यूरी खाया वो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ तो कांड करेगा, कुछ ना कुछ तो धतिंग करेगा, वो जो धतिंग है उसको मेजर करना है हमको रेडिएशन बायोलॉजिकल इफेक्ट में, मतलब हम लोगों को अभी बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट हुआ उसके हिसाब से। इट इज द मेजरमेंट ऑफ रेडिएशन इफेक्ट ऑन ह्यूमन टिश्यू, अभी 4 क्यूरी खाया है, उसको हम लोग रेडिएशन इफेक्ट क्या हुआ है उसका हमको मेजर करना है, किसको, ह्यूमन टिश्यू जब डैमेज होगा तो कितना डैमेज हुआ है वो गिन के हमको करना है, तो उसको बोलते हैं रेडिएशन बायोलॉजिकल इफेक्ट, मतलब RBE। ठीक है, देखो ये टर्म बहुत समझने के लिए आपको माथा पच्ची करना पड़ेगा, जब आप अगर फ्रेशर है तब आपकी लाल तो नहीं होगी, ऐसा तो मैं नहीं बोलेगा, लेकिन कम से कम ये टर्म को समझने के लिए सिंपल एग्जांपल में दे रहा हूं, तो सिंपल से आप अच्छा है समझ लीजिए, और अगर नहीं भी समझते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि अगर आप लेवल 3 का एग्जाम देने जाते हैं तो ये तीनों टर्म है ना मिक्सअप हो जाएगा आपको। मेरे को भी जब मैं बहुत साल पहले 2012 में मैं जब ये सब चीज टर्म समझा था ना, तो मेरे को करीबन 3 से 4 दिन लग गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये समझो, RAD मतलब रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज, RBE मतलब रेडिएशन बायोलॉजिकल इफेक्ट वो ऑन द बॉडी, और तीसरा है रैम stands for the Röntgen equivalent man, Röntgen equivalent man, and it is the effect produced the human by the any type of external and internal, मतलब दोनों का कॉम्बो, या तो आपको एक्सटर्नल लगा है वो भी और इंटरनल लगा है वो भी, दोनों का गिनती करना है, उसको बोलते हैं रैम। क्या बोलते हैं, रैम, REM, रॉन्जन इक्विवेलेंट मैन, मतलब एक्सटर्नल में समझो एक परमाणु बम फूटा, ठीक है, तो वहां से आपको 5 क्यूरी, भले ही आप बहुत दूर है लेकिन 5 क्यूरी आपको लग रहा था और 4 क्यूरी आपने एब्जॉर्ब किया और 1 क्यूरी बाहर निकला, तो 1 क्यूरी मतलब 4 का तो पहले बॉडी के ऊपर इफेक्ट हो गया, फिर वो 4 क्यूरी कुछ और भी बाहर से आपने क्योंकि वहां का मिट्टी पानी सब चीज खाने लायक नहीं बचेगा, ठीक है, क्योंकि जब ये सब चीज होता है कांड तब कुछ भी खाने लायक नहीं बचता है, और वो इनकेस आप खा लिया,
तो वो भी रेडिएशन गया आपके बॉडी के ऊपर। 4 क्यूरी तो ऑलरेडी आपने दबा के खाया ही था, ऊपर से पानी पिया और वो पानी रेडिएशन वाला था, तो वो भी आपको इफेक्ट करेगा। तो दोनों का चीज, 4 क्यूरी खाया, वो ऊपर से जो पानी था उसमें 5 क्यूरी एग्जैक्ट था, समझो एग्जैक्टली 5 क्यूरी, मतलब वो भी आपने पिया, मतलब टोटल 9 क्यूरी हो गया। तो उसको बोलते हैं रॉन्जन इक्विवेलेंट मैन is the effect produced the human by any type of external and internal of radiation। तो दोनों का कॉम्बो। भाई समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है? चैट बॉक्स में ही मेरा नजर है भाई, बाकी कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है? प्लीज चैट बॉक्स में डालिए कि समझ में आ रहा है, तो ही मैं आगे बढ़ेगा। ये 3 समझेंगे तो ही मैं आपको समझा पाएगा कि कितना डोज खाते हैं तो आप एक्सेप्ट होता है, कितना डोज खाते हैं तब आपको वॉमिटिंग होता है, कितना डोज खाते हैं तो आपका बाल चले जाते हैं, कितना डोज खाते हैं तो आपका नाखून चला जाता है, और कितने डोज खाते हैं तो आपको कैंसर होता है, और कितने डोज खाते हैं तो आदमी खलास, आदमी मर ही जाएगा और कोई चांस नहीं, सिंपल आदमी मर ही जाएगा। तो ऐसा मैं तभी समझा सकता हूं, ये सब घंटप्पा चीज मैं आपको बराबर माइंड में उतार सकूं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। समझो आरएडी समझ में आ गया, रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज है। आरबी समझ में आ गया, रेडिएशन बायोलॉजिकल इफेक्ट है। और आरईएम समझ में आ गया, दोनों का कॉम्बो है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों जितना लगा है वो, ठीक है? किसी ने लिखा है, प्लीज सुशांत जी ने लिखा है कि एक्सप्लेन अगेन। यस, ये बहुत टफ टर्म है, आपको समझना बहुत जरूरी है। देखो समझिए, आरएडी रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज है, ठीक है? आपकी बॉडी कितना एब्जॉर्ब कर रहा है उसको मेजर करेंगे हम लोग रॉन्जन में, ठीक है? ये रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज। ओके, दूसरा आरईएम, सॉरी आरबी, आरबी है दूसरा पॉइंट। तो आरबी रेडिएशन बायोलॉजिकल इफेक्ट। तो आपकी बॉडी ने कुछ रेडिएशन खाना खाने में घुसा दिया, आपकी बॉडी के अंदर पानी पी लिया, मतलब वो रेडिएशन वाला था, और वो आपकी बॉडी के ऊपर या तो बाहर से जो आया उसको आपकी बॉडी के ऊपर आपका टिश्यू जो है उसको मारने लगेगा। तो वो जो टिश्यू है वो कितना डैमेज हुआ है उसके हिसाब से इसका कैलकुलेशन होगा रेडिएशन बायोलॉजिकल इफेक्ट का, उसको बोलते हैं आरबी। अभी रॉन्जन इक्विवेलेंट मैन जो है वो दोनों का कॉम्बो है, बाहर से जितना खाया वो, ऊपर से आपने ड्रिंक किया है वो, बाहर से जितना खाया वो, ऊपर से जितना ड्रिंक किया है, मतलब वो भी रेडिएशन वाला था, वो दोनों का कॉम्बो है आरईएम, ठीक है? उसको बोलते हैं रेडिएशन इक्विवेलेंट मैन। सिंपल बात। आगे बढ़ते हैं। H1 बिलो, अभी मैं नीचे यहां पे समझा रहा हूं कि भाई 0.8, यहां पे 0.8 REM, ठीक है? is the biological dose which relate to different type of radiation and their biological effect on human tissue। अभी मैं आपको सिंपल बोलूं कि गामा रेज आपके ऊपर आया, ठीक है? तो RAD, तो पहला देखो ये यहां पे पहला है, ये RAD 0.3 आपको लगा, कितना लगा? 0.3 आपकी बॉडी के ऊपर लगा, ठीक है? उसके बाद वो लगने के बाद RBE, उसने आपके एक टिश्यू को मार दिया। समझो, एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं, एक टिश्यू ऐसा, एक इसके लिए नहीं है, वो रेडिएशन का यूनिट है, उसको भी ये हमारा कहां भैया, रंजन काका को उसमें ही मेजर करते हैं, ठीक है? तो आप ऐसा समझो, गामा रेज निकला, गामा रेज आपके बॉडी के ऊपर RAD 0.3 लगा, उसके बाद कुछ चीज ऐसा हुआ कि आपको वो आपकी ह्यूमन टिश्यू है उसको डैमेज करना स्टार्ट किया, वो जो डैमेजिंग है उस सबसे 1 लिखा, तो ये दोनों का क्रॉस है 0.3 इंटू 1, तो टोटल डोज आपका REM हो गया, मतलब दोनों का कॉम्बो में बोला ना, REM जो है वो दोनों का कॉम्बो है। तो आपको टोटल कितना इफेक्ट हुआ? 0.3 का। समझो, आपको गामा तो लगा ही लगा, लेकिन साथ में बीटा भी आता है, साथ में अल्फा भी आता है, मैं आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है। चैप्टर नंबर, आई थिंक कौन सा चैप्टर था, चैप्टर नंबर में ये सब चीज समझाया हुआ है, कौन सा चैप्टर था? एनर्जी, इंटेंसिटी एंड एब्जॉर्प्शन, चैप्टर नंबर 5। इसमें अल्फा, बीटा, गामा, न्यूट्रॉन और ये सब चीज के बारे में समझाया ना। तो ये सब चीज जो है, देखो खाली रेडिएशन नहीं निकलने वाला है मेरे भाई, जब कुछ भी चीज होता है, कुछ कांड होता है, तो खाली गामा नहीं निकलता है, वो निकलता है बीटा भी, उसमें निकलता है, इसमें अल्फा भी निकलता है। तो समझो बीटा जो है वो RAD, उसको रंजन में मेजर किया हमने, तो 0.1 RAD हुआ, और RB समझो वो भी आपके ह्यूमन टिश्यू के ऊपर 1 का ही इफेक्ट किया, तो आपने टोटल डोज अभी खाया उस दोनों का क्रॉस 0.1 इंटू 1, तो 0.1, इसका क्रॉस इतना ही होता है, ठीक है? अल्फा भी खाया, तो अल्फा जो है वो कम इफेक्ट करता है। देखो
बीटा है, ये यहां से ये भी समझ सकते हैं बीटा बहुत ज्यादा नहीं, अल्फा तो कुछ भी इफेक्ट नहीं करता है क्योंकि वो पेनेट्रेट ही नहीं कर पाता है। मैं आपको समझाया ना उस दिन कि कागज में भी पेनेट्रेट नहीं कर पाएगा, तो हमारे बॉडी की चमड़ी जो है ना उसी को खाली शायद इफेक्ट कर सकता है अल्फा, इसी के लिए वो एकदम कम है। देखो 0.02 आरएडी वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन बीटा है थोड़ा बहुत क्रॉस कर जाएगा, इसके लिए 0.1 शायद आपको लग जाए, जो चमड़ी को चीर के शायद ब्लड तक भी पहुंच जाए, तो इसके लिए वो थोड़ा ज्यादा इफेक्ट करता है। और गामा जो है वो तो भाई सबका बाप है, वो तो ऐसे ही सीधा आया आपकी तो फाड़ देगा, हमारी तो बैंड बजा देगा, तो 0.3 लग गया। और आरबी जो है हमारा बॉडी टिश्यू, जो हमारा ह्यूमन बॉडी टिश्यू है, उसमें ये 20% इफेक्ट करेगा, ये 1%, ये 1% ऐसा समझो। तो 0.02 इंटू 20 तो 0.4, तो टोटल हमको कितना लगा, टोटल 0.3 वत्ता 0.1 वत्ता 0.4, तो टोटल हमको 0.08 REM। तो ये तो इक्विवेलेंट है ना, तो हमको तो इसी से मेजर करना है ना। तो इफेक्ट प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी एनी टाइप ऑफ, एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, कुछ भी तरह से आपकी लगेगी बैंड, तो वो सबका कैलकुलेशन 0.8 आया। तो यहां पे हमें क्या सीखना है, हमें ये सीखना है सो वी कैन कैलकुलेट REM 0.8। चलो खलीबली आगे बढ़ते हैं। डोज रेट, डोज रेट क्या है, इज द टाइम रेट एट विच द रेडिएशन डोज इज रिसीव्ड। आपकी बॉडी कितना डोज रिसीव करता है उसको बोलते हैं डोज रेट। तो यहाँ पे डोज रेट ये भी है, डोज इन REM, वो रेट है वन टाइप का, ठीक है। 0.8 REM उसने रेट खाया, इतने रेट से रेडिएशन खाया, ऐसा भी बोल सकते हैं। डोज रेट इज द टाइम रेट एट विच द रेडिएशन डोज इज रिसीव्ड। द एक्सप्रेशन REM पर आवर्स, मतलब REM पर आवर्स, उसमें आप डोज रेट को मेजर कर सकते हैं। इज द बायोलॉजिकल डोज रेट, बायोलॉजिकल डोज रेट है, ठीक है। तो इसमें हमें ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं है, बायोलॉजिकल इसके लिए है क्योंकि वो बॉडी की बात अभी चल रही है, पूरा हमारा ह्यूमन बॉडी का ही बात चल रहा है। विथ एक्सरे एंड गामा रेज द एक्सपोजर रेट इज रॉन्जन पर आवर्स इज द सेम डोज रेट इन REM। रॉन्जन पर आवर्स समझो या तो फिर REM में समझो, तो दोनों सब चीज सेम है। ओके, नया यूनिट है ये SV। SV का फुल नेम है सीवियर, ऐसा करके है, क्या नाम है SV का फुल नेम, एक मिनट, चैप्टर नंबर 11 में सीवर्ट, सीवर्ट करके इसका फुल नेम है, ठीक है। इसमें चैप्टर नंबर इसमें आएगा ही 11 नंबर में, तो मैं उस टाइम पे सीवर्ट का बात करेगा। तो यार यहाँ पे ये है 1 सीवर्ट इज इक्वल टू 100 REM है, तो अगर हम सीवर्ट में कन्वर्ट कर लेंगे तो उसका यूनिट क्या होता है 0.08 का, तो 0.08 डिवाइड बाय हमको अगेन 100 करना है, तो 0.08 सीवर हो जाएगा, ठीक है। नया कोई रॉकेट नहीं है। यहाँ पे चैप्टर क्लोज होता है।